नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपन जलवायु में पढ़ रहे थे दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और उसमें अपने कोपेन द्वारा प्रयुक्त जो संकेताक्षर हैं उनके अर्थ की बात चल रही थी। उन संकेताक्षरों का अपन अर्थ पढ़ रहे थे और उसमें आपने दोस्तों ए और बी संकेताक्षरों का अर्थ समझ लिया था। अब हम बात करेंगे तीसरे संकेताक्षर की। और जैसा आपको बताया कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में दो प्रकार के संकेताक्षरों का प्रयोग किया है, एक अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर और एक अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर। बड़े अक्षरों का प्रयोग दोस्तों मुख्य जलवायु प्रदेशों को प्रदर्शित करने में, और छोटे जो अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के उनका प्रयोग उन्होंने उप जलवायु प्रदेशों के लिए किया है। और उन छोटे और बड़े को अपन साथ लेके चल रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ए था, ए के साथ ए के 4 उपभाग पढ़े, बी था, बी के साथ बी के 4 उपभाग पढ़े। अब बात करेंगे दोस्तों तीसरे प्रमुख जलवायु प्रदेश की, और उसका संकेताक्षर आपके सामने दे रखा है। वो संकेताक्षर है आपका सी। अब देखिए इस सी का अभिप्राय क्या होगा। सी है, इसे आप मध्य अक्षांशीय जलवायु कह सकते हो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर। तो क्योंकि दोस्तों ये जो सी जलवायु है ना, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच है। दोबारा से देखना, सी जलवायु प्रदेश को आप साधारण भाषा में अगर बोलना चाहें तो मध्य अक्षांशीय जलवायु कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच है। उत्तरी गोलार्ध में भी 30 से 65 और दक्षिणी गोलार्ध में भी दोस्तों 30 से 65 डिग्री। इसके अलावा इसे आप समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कह सकते हो, या सी को दोस्तों आप पोषण शीतोष्ण या उष्ण शीतोष्ण जलवायु भी कह सकते हो। आप इसको उष्णाद्र समशीतोष्ण जलवायु भी कह सकते हो, और जैसा आपको पहले ही बता दिया इसे आप मध्य अक्षांशीय जलवायु भी कह सकते हो। अब आपको बी जलवायु प्रदेश जो आपने पढ़ा, ए पढ़ा, उन सब में आपने प्रमुख विशेषताएं पढ़ी थी। यहाँ अपन सी की भी प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे, और उसमें दोस्तों सबसे पहले अपन ने बात विस्तार की थी कि सी जलवायु प्रदेश से इसका विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है। तो ये आपको पहले ही बता दिया, दोनों गोलार्धों में 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच है। और ये आपके यहाँ प्रदर्शित भी किया गया है कि सी जलवायु प्रदेश है वो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। फिर बात करें तापमान की, तो दोस्तों यहाँ जो सबसे ठंडे महीने की बात करें ना, तो उसका तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि सी और डी जलवायु प्रदेश को विभाजित करने वाले तापमान या समताप कौन सा है। तो याद रखें, सी को डी से अलग करने वाला जो तापमान बिंदु है वो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि अपना जो इससे अगला वाला पढ़ेंगे ना आप डी जलवायु प्रदेश, उसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, और यहाँ पर सबसे ठंडा महीना भी होगा ना दोस्तों, उसका तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा। इसके बाद बात करें अपन सी के उप जलवायु प्रदेशों की, तो देखो सी जो जलवायु प्रदेश है इसको भी वर्षा की अवधि या वर्षा वाले माह के आधार पर कोपेन ने 3 भागों में बांटा है दोस्तों। आपने ए जलवायु प्रदेश में पढ़ा था कि ए जलवायु प्रदेश को कोपेन ने वर्षा की अवधि या वर्षा वाले माह के आधार पर 4 भागों में बांटा था, और वो 4 संकेताक्षर दोस्तों आपने पढ़े थे एफ, डब्ल्यू, एस और एम। एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा है, डब्ल्यू का मतलब अधिकांश वर्षा गर्मियों में है, एस का मतलब अधिकांश वर्षा सर्दियों में है, और दोस्तों एम का मतलब मानसूनी वर्षा से है। तो याद रखना, ये जो सी जलवायु प्रदेश है जिसका विस्तार आपने पढ़ा दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश के बीच है दोस्तों। और ये 30 से 65 डिग्री अक्षांश का जो भाग है ना, वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और सामान्यतः इस भूभाग में मानसूनी वर्षा नहीं होती, यहाँ मुख्यतः चक्रवाती वर्षा होती है दोस्तों। याद रखना,
चक्रवाती वर्षा सबसे ज्यादा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। इसका मतलब यहाँ मुख्यतः चक्रवाती वर्षा है, मानसूनी वर्षा नहीं होती। इसलिए दोस्तों जो ए में आपने 4 उपजलवायु प्रदेश पढ़े थे उनमें से एम प्रकार का जलवायु प्रदेश है वो सी जलवायु में नहीं पाया जाता। कहने का मतलब सी जलवायु प्रदेश में मानसूनी वर्षा नहीं होती। तो अपने आप ही आपके सामने बच गए कि वर्षा की अवधि या वर्षा वाले माह के आधार पर सी को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक एफ यानी सी जलवायु प्रदेश का वह भूभाग जहां वर्ष भर वर्षा होती है। और दोस्तों वर्ष भर वर्षा की बात करें तो ये जैसे मान लो आपका यूरोप है और इधर है आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब ये जो यूरोप का भूभाग है ना, इसका ये पश्चिमी तट है दोस्तों, ये यूरोप का मान लो पश्चिमी तट है। और यहाँ याद रखना ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। और दोस्तों यहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध में उन पछुआ पवनों की दिशा है ना वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है इन पछुआ पवनों की। और ये हवाएं अटलांटिक महासागर से नमी लेकर जैसे ही यूरोप के इस पश्चिमी तट पर टकराती हैं तो इन्हें स्थायी पवनों के कारण यूरोप का ये जो पश्चिमी तट है दोस्तों ये वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए सीएफ जो जलवायु प्रदेश है ना उसको नामकरण देखो आपके सामने दिया हुआ है पश्चिमी यूरोप तट तुल्य, पश्चिमी यूरोप तट तुल्य जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार डब्ल्यू का मतलब आपने पढ़ा अधिकांश वर्षा गर्मियों में, और सी जलवायु प्रदेश में अधिकांश वर्षा गर्मियों में प्राप्त करने वाला भूभाग मुख्यतः दोस्तों चीन का है। तो चीन में सीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए इस जलवायु को नाम क्या दे दिया दोस्तों, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। इसके बाद एस का अभिप्राय है दोस्तों अधिकांश वर्षा सर्दियों में। और जैसा आपको पता है अपने राजस्थान में आपने इससे पहले शीत ऋतु के समय पढ़ा था कि अपने यहाँ शीत ऋतु में पश्चिम की ओर से आने वाले विक्षोभों से चक्रवातों से चक्रवाती वर्षा होती है। और उस चक्रवाती वर्षा को दोस्तों अपन मावठ कहते हैं। वो मावठ भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से होती है, सर्दियों में हो रही है दोस्तों। और वो चक्रवात पढ़े थे तब अपन ने बात की थी कि ये भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा करने के बाद उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ मिलकर उसकी दक्षिणी शाखा के सहारे ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से भारत या राजस्थान में प्रवेश करते हैं। अपन बात कर चुके हैं पहले शीत ऋतु में। तो वो जो भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं उनसे दोस्तों सर्दियों में वर्षा हो रही है। इसका मतलब भूमध्य सागर के आसपास का जो भूभाग है ना ये अधिकांश वर्षा है वो सर्दियों में प्राप्त करता है, शीतकाल में प्राप्त करता है। इसलिए इस सीएस जलवायु प्रदेश को दोस्तों नाम दिया गया भूमध्य सागर तुल्य जलवायु प्रदेश या भूमध्य सागरीय जलवायु। दोबारा से देखें, सी जलवायु प्रदेश को वर्षा की अवधि या वर्षा वाले माह के आधार पर कोपेन ने 3 उप जलवायु प्रदेशों में बांटा है, एक सीडब्ल्यू, एक सीएस और एक का दोस्तों सीएफ। सीडब्ल्यू का मतलब शीतोष्ण कटिबंध का वह भाग जो अधिकांश वर्षा गर्मियों में प्राप्त करता है और इसमें मुख्यतः दोस्तों चीन का भूभाग आता है। इसलिए सीडब्ल्यू जलवायु को नाम दिया गया दोस्तों चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। दूसरा है सीएस यानी शीतोष्ण कटिबंध का वह भाग जहां अधिकांश वर्षा सर्दियों में होती है। और याद रखें दोस्तों भूमध्य सागर का जो तटवर्ती भूभाग है वो अधिकांश वर्षा सर्दियों में ही प्राप्त करता है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। इसलिए इस जलवायु को भूमध्य सागर तुल्य जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु कहा गया है। फिर तीसरा है आपका सीएफ यानी शीतोष्ण कटिबंध का वह भाग जो वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है। और शीतोष्ण कटिबंध में मुख्यतः दोस्तों पछुआ पवनों के द्वारा यूरोप का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वो वर्ष भर वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए सीएफ जलवायु को कहा गया है पश्चिमी यूरोप तट तुल्य जलवायु प्रदेश। अब दोस्तों जैसा आपने हर जलवायु में राजस्थान से संबंधित जलवायु प्रदेश को खोजा है, यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा प्रयास करना है। जैसा आपने पढ़ा कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच है, तो अपने राजस्थान का विस्तार 30 डिग्री 12 मिनट तक है, यानी कुछ भाग राजस्थान का इसके अंतर्गत आएगा। और राजस्थान में आप चाहे कोई सा भी भूभाग हो, चाहे राजस्थान का उत्तरी भाग हो, दक्षिणी भाग हो, पूर्वी भाग हो या पश्चिमी भाग हो,
अपने राजस्थान में संपूर्ण वार्षिक वर्षा का दोस्तों 90% वर्षा गर्मियों में प्राप्त होती है। इसका मतलब सी में से यदि कोई जलवायु प्रदेश राजस्थान में होगा तो वो दोस्तों CW प्रकार का होगा। CS प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, CF प्रकार की भी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो राजस्थान से संबंधित जलवायु प्रदेश दोस्तों आपके जो कोपेन के वर्गीकरण से रिलेटेड हैं वो आ चुके हैं। जैसा आपने ए जलवायु में पढ़ा, राजस्थान में ए का कौन सा उप जलवायु प्रदेश पाया जाता है, AW। बी में पढ़ा आपने बी के 2 BH, BW, HW एक तो, और एक BS, HW, और एक दोस्तों सी का है CW, और इसके आगे जी जोड़ देते हैं जिसका अर्थ अभी अपन पढ़ेंगे गंगा तुल्य वार्षिक तापमान परिसर। ये इसको सरल भाषा में अगर अपन कहना चाहें कि जी का जो अर्थ है ना वो क्या है, तो जी का अर्थ है वह भूभाग जहां वर्षा के ठीक पहले सबसे गर्म मौसम होता है उसको जी के रूप में संबोधित किया गया। और अपने राजस्थान में जो सबसे गर्म मौसम है वो वर्षा के ठीक पहले वाला होता है, इसलिए जो CW प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है उसको अगर पूरे संकेताक्षरों को जोड़कर लिखें तो वो CWG होगी दोस्तों। लेकिन राजस्थान के इन चारों जलवायु प्रदेशों को अपन पढ़ें उससे पहले कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के 3 प्रमुख संकेताक्षरों की बात और कर लेते हैं। तीसरा प्रमुख संकेताक्षर है दोस्तों D, और यहां पर याद रखना जैसे A का विस्तार दोनों गोलार्धों में था 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। बी का विस्तार भी दोनों गोलार्धों में 10 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। सी का विस्तार भी दोनों गोलार्धों में दोस्तों 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच। लेकिन डी वह जलवायु प्रदेश है जिसका विस्तार दोनों गोलार्धों में नहीं है दोस्तों। डी प्रकार का जलवायु प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। डी प्रकार का जलवायु प्रदेश है वो केवल कौन से गोलार्ध में, तो अपना जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध में। और इसके विस्तार की अगर आप बात करो तो इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है ना वो 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच है दोस्तों। 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री अक्षांश के मध्य। दक्षिणी गोलार्ध में डी प्रकार के जलवायु प्रदेश का विस्तार नहीं है। अब इसको कहते क्या है, तो 50 से 70 का मतलब वो भी मध्य अक्षांशीय भाग ही हो गया। और यहाँ अधिकांश जो वर्षा है अगर अपन बात करें तो ये भूभाग सर्दियों में ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए इसे आप शीताद्र कह सकते हैं। पूरा नाम होगा मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु, या इसको आप शीतल हिमवन जलवायु भी कह सकते हो, या इसे महाद्वीपीय जलवायु भी कह सकते हो दोस्तों। अब इसकी विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले विस्तार जो आपने पढ़ लिया ये केवल उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है और इसका विस्तार 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दोस्तों 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। फिर बात करें तापमान की, तो जैसा आपको बताया था कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो सी को डी से अलग करता है। सी जलवायु प्रदेश में सबसे ठंडे माह का तापमान -3 डिग्री से ऊपर रहता है दोस्तों, जबकि डी जलवायु प्रदेश में जो सबसे ठंडे माह का औसत तापमान है वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। और यहाँ सबसे उष्ण महीने की बात करें तो उसका तापमान दोस्तों 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो डी को इससे अलग करेगा, क्योंकि ई जलवायु प्रदेश में सबसे गर्म माह का तापमान भी 10 डिग्री के नीचे रहता है, जबकि डी जलवायु प्रदेश में सबसे गर्म महीने का तापमान दोस्तों 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। और हिमाच्छादन की बात करें तो दोस्तों केवल गर्म महीनों में ही तापमान अधिक होता है, ठंडे महीनों में तापमान 0 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ महीनों को छोड़कर इस डी जलवायु प्रदेश का जो अधिकांश भूभाग है वो कई माह तक हिमाच्छादित रहता है। ये इस जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। दोबारा देखना, डी जलवायु का मतलब है वह किन अक्षांशों के बीच है, तो आपने पढ़ लिया उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार नहीं है, केवल कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। रही बात इसकी
क्या कहते हैं इसे, तो इसके 3 नाम आपको बताए। इसे आप मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु भी कह सकते हो, या शीतल हिमवन जलवायु भी कह सकते हो, या इसे दोस्तों महाद्वीपीय जलवायु भी कह सकते हो। विशेषताओं में विस्तार पढ़ लिया आपने, 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। तापमान में 2 चीजें याद रखनी है। डी जलवायु प्रदेश में सबसे ठंडे माह का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, जबकि सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। वर्ष में कई महीनों तक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। उस समय इस भूभाग पर बर्फ जमी रहती है दोस्तों। अब इसके बाद अपन बात करेंगे डी के उपजलवायु प्रदेशों की। तो डी के को कोपेन ने 2 उपजलवायु प्रदेशों में बांटा है, एक डीएफ और एक दोस्तों डीडब्ल्यू। डीएफ का मतलब है शीताद्र जलवायु या आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। दोस्तों यहाँ कोई भी ऋतु शुष्क नहीं होती, इसलिए इसके साथ एफ वर्ड जो छोटा करैक्टर है उसका यूज किया गया है। दूसरी है डीडब्ल्यू, जिसे आप उपध्रुवीय जलवायु भी कह सकते हो। यहाँ जाड़ा जो होता है ना, यानी सर्दियां जो होती हैं वो शुष्क होती हैं और अत्यधिक भीषण होती हैं। इसका विस्तार जैसा आपने पढ़ा कि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। हमें पता है दोस्तों इस विस्तार के अंतर्गत अपने राजस्थान का भूभाग नहीं आता। इसका मतलब डी प्रकार का कोई भी जलवायु प्रदेश राजस्थान में नहीं पाया जाता। फिर बात करें अपन अगले जलवायु प्रदेश की, वो आपके सामने 5वां प्रमुख जलवायु प्रदेश, जिसके लिए कोपेन ने इस संकेताक्षर का प्रयोग किया है। और इस संकेताक्षर का मतलब यहाँ पर कौन से जलवायु से है दोस्तों, ध्रुवीय जलवायु से। अब इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसका विस्तार कहाँ है, यानी ये इस जलवायु प्रदेश से इसे ध्रुवीय जलवायु अगर आप कह रहे हो, इसका मतलब ये ध्रुवों के आसपास, ध्रुवों के चारों ओर, अर्थात इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दोनों ध्रुवों के चारों ओर है। या इसे आप शीत जलवायु भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे किसी भी गर्म से गर्म माह का तापमान भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहता है। इसका मतलब यहाँ वर्ष भर शीतकाल ही होता है दोस्तों। ग्रीष्म काल का समय जरूर व्यतीत होगा, लेकिन ग्रीष्म काल कभी स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं आता, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, शीत जलवायु। दोबारा से विशेषताएं देख लें। प्रमुख विशेषताएं विस्तार है दोनों ध्रुवों के चारों ओर, और तापमान उष्णतम महीने का तापमान भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है दोस्तों। अब इसके बाद बात करें कि कोपेन ने अन्य जलवायु प्रदेशों की तरह क्या इस जलवायु प्रदेश को भी उप जलवायु प्रदेशों में बांटा है? बिल्कुल बांटा है दोस्तों, 2 भागों में बांटा है, ईटी और ईएफ। और उनका अभिप्राय क्या है देखें आप। ई के उप जलवायु प्रदेशों की बात करें तो 2 बताए आपको, ईटी, यहाँ टी का मतलब टुंड्रा से है, इससे टुंड्रा तुल्य जलवायु कह सकते हो। और ईएफ का मतलब है, यहाँ एफ का मतलब दोस्तों वर्ष भर हिमाच्छादन से है, यानी इस ध्रुवीय जलवायु प्रदेश का वह भाग जहाँ कभी भी धरातल से बर्फ पिघलती नहीं, वर्ष भर ये भूभाग हिमाच्छादित रहता है, इसलिए दोस्तों इसे ध्रुवीय हिमटोपी जलवायु कहा जाता है। दोबारा देखें, ये जो ईटी प्रदेश है ना, इसमें ग्रीष्म काल में कुछ समय के लिए बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन यह भूभाग है यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। तो जहां वर्ष में कुछ समय के लिए बर्फ पिघलती है उसको तो दोस्तों ईटी कहा है, जिसका पूरा नाम है टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। और जो भूभाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है उसको कहा गया है ध्रुवीय हिमटोपी जलवायु या सतत हिमाच्छादित जलवायु। सतत का मतलब जो लगातार बर्फ से ढका रहे। अब इन दोनों में मूल अंतर जो देखो वो देखें आप। ईटी जलवायु प्रदेश है ना, इसमें उष्णतम माह का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि ज्यादा तापमान होगा दोस्तों किसी महीने का, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है वो बर्फ पिघल जाएगी। जबकि यहाँ देखिए आप, सभी महीनों का तापमान है वो 10 डिग्री से कम ही रहेगा। 10 डिग्री यहाँ 10 डिग्री नहीं, आप याद रखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। ये मिसप्रिंट है, इसको आप याद रख सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। इसका मतलब अगर वर्ष भर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तो दोस्तों यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहेगी, जबकि यहाँ कुछ समय के लिए तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा दोस्तों,
अधिक होगा, लेकिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। तो इसका मतलब उस समय कुछ समय के लिए बर्फ पिघल जाएगी। याद रखना दोस्तों, इस प्रकार की जलवायु की अगर अपन बात करें तो प्रमुख उदाहरण अपना ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और वो ग्रीनलैंड में ईटी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म काल में कुछ समय के लिए ग्रीनलैंड के कुछ भागों में बर्फ पिघल जाती है, और उस समय दोस्तों बर्फ पिघलने से जो घास के मैदान वहां पर बनते हैं, वहां उन मैदानों का उपयोग वहां के लोग फुटबॉल खेल के मैदानों के रूप में प्रयोग करते हैं। और दोस्तों उस समय ग्रीनलैंड में फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा आयोजित होती है, वो कुछ समय के लिए बर्फ पिघलती है, उसी समय आयोजित होती है। दोस्तों ये हो गए आपके कोपेन के 5 प्रमुख जलवायु प्रदेश, ए, बी, सी, डी और ई। साथ ही दोस्तों आपको बताया था कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन के बाद 6वां जलवायु प्रदेश जोड़ा गया है, जिसके लिए एच संकेताक्षर का प्रयोग किया गया। कौन से संकेताक्षर का दोस्तों? एच का। और इस एच संकेताक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतीय जलवायु। याद रखें दोस्तों, इस पर्वतीय जलवायु में विश्व के उन सभी पर्वतीय भागों को शामिल किया गया है जो समुद्र तल से औसत 1500 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत हो, चाहे यूरोप का वो आल्पस पर्वत हो, चाहे आपके एशिया का हिमालय पर्वत हो। वे सभी पर्वतीय भूभाग जो 1500 मीटर से औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचे हैं, वो एच प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। इसको भी आप स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं। एच का मतलब दोस्तों पर्वतीय जलवायु है, या इसे आप उच्च भूमि कह सकते हैं। उच्च भूमि को एफ से भी प्रदर्शित किया जाता है, जैसा आपको पहले बताया जा चुका है। यहाँ की प्रमुख विशेषता आपको पहले मैंने ही बता दी कि वह भूभाग जो औसत 1500 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, उन पर्वतीय भूभागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों? पर्वतीय जलवायु। और इसके मैंने एग्जाम्पल भी बताए, रॉकी, एंडीज, आल्पस, हिमालय आदि पर्वतमालाएं जो समुद्र तल से औसत 1500 मीटर से अधिक ऊंची हैं, वो एच जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। अब कुछ बचे हुए संकेताक्षरों का प्रयोग अपन अर्थ समझें दोस्तों। जैसे एक संकेताक्षर है जो ए जलवायु प्रदेश के साथ भी प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, डब्लू के ऊपर सिंगल कोमा की तरह डब्लू डैश, जिसे आप बोल सकते हो। इसका मतलब है दोस्तों जहां पतझड़ में अधिकतम वृष्टि होती है, ये वर्दी नहीं है दोस्तों, वृष्टि यानी वर्षा है, वो सबसे ज्यादा पतझड़ के समय हो, उसको कोपेन ने छोटे डब्लू डैश के रूप में प्रदर्शित किया है। डब्लू के ऊपर डबल डैश का सिंबल का मतलब होता है 2 अधिकतम वर्षा वाले मौसम होते हैं, जहां वे भूभाग जहां वर्ष में 2 अधिकतम वर्षा वाले मौसम होते हैं। और खास बात दोस्तों ये होती है कि ये 2 अधिकतम वर्षा वाले मौसमों के बीच 2 शुष्क मौसम भी आते हैं, उसको कोपेन ने डब्लू डबल डैश से संबोधित किया है। फिर है छोटा आई, इसका मतलब है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे माह है ना, उनके तापमान में जो अंतर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। सबसे गर्म और सबसे ठंडे माहों का तापांतर है दोस्तों, यहाँ वो तापांतर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा दोस्तों? कम होगा। फिर है जी, जिसका अर्थ अभी मैंने आपको पहले बताया था, वे भूभाग जहां वर्षा के ठीक पहले वाला मौसम सबसे गर्म हो। फिर ए का मतलब है उष्ण ग्रीष्म काल, जहां ग्रीष्म काल उष्ण हो। बी का मतलब है सर्द ग्रीष्म काल। सी का मतलब है दोस्तों सर्द लघु ग्रीष्म काल। और एन का मतलब है अत्यधिक कोहरा। ये हो गया दोस्तों अपना कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिसमें कोपेन के संपूर्ण संकेताक्षरों का अर्थ आपने समझा है। अब अपन आगे जो वीडियो पढ़ेंगे अपन, जिसमें उसमें बात करेंगे दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो याद रखें दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो आपने अभी देखा है। एक है AW, एक है BW HW, एक है BS HW और एक है दोस्तों CWG।
AW का मतलब आप पढ़ चुके हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। दूसरा है BWSW। BW का मतलब शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और H का मतलब उष्ण है, तो इसको आप संक्षिप्त में बोल सकते हो उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। तीसरा है दोस्तों BSHW, जिसको आप कह सकते हो उष्ण अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। और चौथा है CWG। CW का मतलब चीन तुल्य जलवायु भी आप इसे कह सकते हो। अब इनके अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिलों के भूभाग आते हैं, इन जलवायु प्रदेशों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, इन जलवायु प्रदेशों का प्रतिनिधि शहर या जिला किसको माना जाता है, ये दोस्तों अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।